मेंडल के आनुवंशिकी के नियम। इसमें पहला है प्रभाविता का नियम या फिर लॉ ऑफ डोमिनेंस। इस नियम के अनुसार जब हम एक ही जाति के दो भिन्न भिन्न लक्षणों वाले विपर्यायी लक्षणों वाले जीवों के बीच जब संकरण करवाते हैं, क्रॉस करवाते हैं, तब पहले जनरेशन में F1 संतति में केवल एक ही जनक के गुण नजर आते हैं। जैसे हम यहां पे एक लंबा मटर का पौधा लिया और एक बौना मटर का पौधा लिया, तो F1 जनरेशन में हमें कैपिटल टी स्मॉल टी प्रकार का जीनोटाइप मिलता है। तो यहां पर पहले जनरेशन के सभी पौधे कैसे होते हैं? लंबे होते हैं। तो ये F1 जनरेशन में केवल एक ही गुण नजर आता है, एक ही जनक का लक्षण नजर आता है। तो जिस जनक का लक्षण नजर आता है वह प्रभावी लक्षण कहलाता है, और जिस जनक का गुण दब जाता है वह अप्रभावी लक्षण कहलाता है। तो यहां पे हमने देखा कि लंबा जो क्या है, प्रभावी गुण हुआ। प्रभावी गुण कौन सा है? लंबा। ये प्रभावी लक्षण है लंबा, और अप्रभावी लक्षण कौन सा है? बौना। ठीक है। मेंडल का दूसरा नियम है पृथक्करण का नियम। इसे ही कहते हैं युग्मकों की शुद्धता का नियम, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या फिर लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स। जैसा कि पहले नियम में बताया गया है कि F1 जनरेशन में केवल प्रभावी गुण ही नजर आते हैं और अप्रभावी जनक के गुण छिप जाते हैं, दिखाई नहीं देते। इसका मतलब यह कदापि नहीं है कि अप्रभावी लक्षण लुप्त हो गए या खत्म हो गए, ठीक है, बल्कि जब विपर्यायी लक्षणों वाले दो पौधों के बीच जब संकरण करवाया जाता है, तब दोनों जो गुण हैं, दोनों जो लक्षण हैं, वह आपस में मिश्रित नहीं होता, वह दोनों अलग अलग रहते हैं। ठीक है। जब युग्मक का निर्माण होता है, जब युग्मकों का निर्माण होता है, तब हम यह देखते हैं कि ये जो युग्मक हैं उसमें केवल प्रभावी कारक होगा अथवा केवल अप्रभावी कारक होगा। युग्मक में कभी भी दोनों ही कारक या दोनों ही जीन्स एक साथ नहीं जाते। दोनों ही कारक, लंबा का जो कारक है कैपिटल टी और बौना का कारक है स्मॉल टी, दोनों ही जो है जब युग्मकों का निर्माण होता है तो दोनों अलग अलग हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं। ठीक है। और F1 पीढ़ी में जब दूसरी पीढ़ी आती है तो दूसरी पीढ़ी में ये अप्रभावी जो लक्षण है वह अपने आप को प्रकट करता है। देखिए यहां पे एक जो है बौना होता है, 3 जो है लंबे होते हैं और एक जो है बौना होता है। मतलब यहां पे बौने का जो गुण है वह छुपा नहीं है, दबा नहीं है, बल्कि वह पृथक है। और युग्मक का निर्माण जब होता है तब ये बौनापन का जो कारक है वह पृथक हो जाता है। युग्मक हमेशा शुद्ध रहते हैं। मेंडल के आनुवंशिकी के तीसरा नियम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इस नियम के अनुसार जब किसी जनक से दो या दो से अधिक लक्षणों की वंशावृद्धि करते हैं ना, जब हम 2 या 2 से अधिक लक्षणों की वंशागतिकी का अध्ययन करते हैं, तब उनके जो कारक होते हैं ऐसा व्यवहार करते हैं मानो उनके बीच कोई संबंध नहीं हो। अर्थात ये सभी कारक एक दूसरे से बिल्कुल भी स्वतंत्र होते हैं। सभी कारक स्वतंत्र रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। एक दूसरे को ये कारक जो है प्रभावित नहीं करते, न ही आकर्षित करते हैं, न ही प्रतिकर्षित करते हैं। इसको हम लोग, इस नियम को हम लोग डाइहाइब्रिड क्रॉस या द्विसंकरी संकरण के द्वारा समझ सकते हैं। द्विसंकरी संकरण के द्वारा समझा जा सकता है। जैसे हम लोग मटर के
जो बीज है गोल और हरे, गोल और पीला, गोल और पीला लक्षणों वाले मटर के एक पौधे का हम लोग संकरण करवाते हैं झुर्रीदार और हरे बीज के साथ में। जब हम गोल और पीले बीज वाले मटर के पौधे का संकरण करवाते हैं झुर्रीदार और हरे बीज के साथ में, तब हम देखते हैं कि F2 जनरेशन में फिनोटाइप क्या मिलता है हम लोग को 9 3 3 1, अर्थात 9 जो है हमें गोल और पीला मिलता है और एक जो है झुर्रीदार और हरा मिलता है, और ये दोनों जो है ना मिश्रित वाले मिलते हैं, मतलब गोल और हरे और पीला और झुर्रीदार। तो यहां पे देखिए ये जो कारक है झुर्रीदार और हरा जो है यह गोल और पीला से मिक्स नहीं हुआ, यह स्वतंत्र रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी यह ट्रांसफर होता है। यह अनुपात तभी आया जब गोल और पीला जो है झुर्रीदार और हरा कारकों को प्रभावित नहीं किया। ये स्वतंत्र अपव्यवन का नियम जो है हर जगह लागू नहीं होता। यह तभी लागू होता है जब जो कारक हैं भिन्न भिन्न गुणसूत्रों पर स्थित होता है, या फिर जो कारक या जीन्स जो होते हैं एक ही गुणसूत्र पर दूर दूर स्थित होते हैं, वहीं पर ही स्वतंत्र अपव्यवन का नियम लागू होता है। ऐसे जीन्स या कारक जो कि एक ही गुणसूत्र पर बहुत पास पास होते हैं, संलग्न होते हैं, उनमें यह नियम लागू नहीं होता। मेंडल के इन्हीं 3 नियमों के आधार पर बहुत सारे संकरित या ब्रीडिंग के द्वारा वांछित गुणों वाले पौधे और जंतु प्राप्त करना संभव हो पाया है। रोग प्रतिरोधी किस्में जैसे कुत्ते हैं, घोड़े हैं, मुर्गियां हैं आदि की अनेक नई नई नस्लें जो है मेंडल के नियमों के आधार पर ही प्राप्त हुआ है। मेंडल के इसी योगदान के लिए, इन्हीं नियमों के लिए हम जो है मेंडल को आनुवंशिकी के जनक कहते हैं।